वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बाल विकास एवं पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और आइए जानते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी के बारे में। और आज भी हम रोज़ की तरह डिस्कस करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो कि आपके अपकमिंग सी टेट और यूपी टेट और जो भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स अक्टूबर नवंबर जो भी हो जाए उस टाइम पे उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से जल्दी प्रोसीड करते हैं आगे। तो आइए बच्चों देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन ना क्या दे रखा है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, देखिए, शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए और जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। भाई ये कुछ हद तक सही है, 60 से 70% तक आप इसको मान सकते हो, लेकिन आपको हमेशा पुरस्कार के लिए आप उनको क्या कहते हैं, उनको उत्सर्जित ना करिए कि नहीं तो कि उनको आदत हो जाए कि क्या कहते हैं, पुरस्कार दिए बिना, अगर पुरस्कार नहीं है तो फिर हम उस लगन के साथ उस आत्मविश्वास के साथ पढ़ें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन बी कथन में। देखिए क्या दे रखा है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। और क्या दे रखा है, देखिए, हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। देखिए हतोत्साहित, देखिए फिर से क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए नकारात्मक वर्ड आ गया है। यहाँ पे नकारात्मक क्या है हमारा, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये कथन जो है। सी कथन के बारे में बात करेंगे, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्यान के रूप में मतलब एक चीज़ को ऐसे, किसी भी चीज़ की व्याख्या करना, ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए उसे कि उसको उसकी व्याख्या करें। कोई भी व्याख्यान है जिस चीज़ को प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों की तरफ कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, और चिंतन के लिए और आपके अंदर अवधारणात्मक परिवर्तन के लिए इसको ऐसा करोगे तो अब ऐसे होगा। तो कुछ हद तक ही कारगर साबित होता है, लेकिन बच्चों क्या कहते हैं, अक्सर हम देखते हैं जितने भी शिक्षक हैं शिक्षिका हैं, अक्सर ऐसा नहीं होता है। कोशिश करते तो हैं हम लोग, अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाता है, खरा नहीं उतर पाता है, क्योंकि बच्चों को जितना भी समझाएंगे कुछ ना कुछ उनसे कमियां उनके अंदर रहती, क्योंकि परिपक्वता नहीं रहती उनके अंदर, मैच्योरिटी नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे कथन नंबर डी की। स्पष्ट और आश्वस्त करने के लिए व्याख्या देनी चाहिए और तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। कहने मतलब देखिए, शास्त्र सबसे बड़ी चीज़, आश्वस्त करने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनका क्या कहते हैं आप, उनके धैर्य बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी ही चाहिए, और ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। प्राथमिक विद्यालय में, हाँ, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। आइए जानते हैं। याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना। भाई किसी चीज़ को याद करना, रटना, प्रत्यास्मरण कर लेना, एक तरीके से आप कह सकते हो रटना। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सक्रियबद्ध बनाने के लिए आप ये नहीं कह सकते हो कि रटना, ये सब सारी चीज़ें करना कोई ज़रूरी है। मतलब 60 से 70% ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते हो। ये उत्तर सही है, ये कथन सही है। बी देखिए क्या दे रखा है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना चाहिए। तो देखिए नकल करना चाहिए एक तरीके से, थोड़ा सा अनुकरण तो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन नकल नहीं करना चाहिए एक तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नकल ही करें, तो पूर्ण रूप से ये भी सही नहीं है। जांच पड़ताल करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए और वाद विवाद। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वाद विवाद जरूर करना चाहिए। जांच पड़ताल मतलब हमें आकलन करना चाहिए, आकलन करना जरूरी है, और प्रश्न पूछने से ही आपको क्या कर सकते हो, आप आकलन कर सकते हो। तो 90% ये सही है हमारा उत्तर। और आइए देखते हैं डी वाला प्रश्न कथन क्या दे रखा है। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना चाहिए। ये भी एक तरीके से नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा सी। सेकंड वाले क्वेश्चन का हमारा जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो आइए जानते हैं, सर्वाधिक सृजनात्मकता कब होती है, जब बच्चों, शिक्षक के अंदर क्या होता है, गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, कोई जरूरी, ये तो नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव के कारण, ये भी नकारात्मक की लेके जाना। अपनी रुचि से, देखिए ये हमारा उत्तर 90% सही लग रहा है। और पुरस्कार के लिए, तो हमारा बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे वाले क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, रुचि होना बहुत ही ज़रूरी है।
आगे बढ़ते बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, चौथे क्वेश्चन की। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और शिक्षक द्वारा डैश के रूप में रूपरेखा देना चाहिए। मतलब अगर जहाँ बहुभाषी, जैसे भाई साउथ के बच्चे भी हैं, कह सकते हो वहाँ के लोकल बच्चे हैं, आप कहीं और पढ़ते हो सकता है गुजरात में हो, कहीं आप हो सकता है मध्य प्रदेश में हो, कहीं हो सकता है महाराष्ट्र में हो, जहाँ केरल वगैरह में हो, तमिलनाडु वगैरह में हो, तो देखिए बहुभाषी अगर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। उसके हिसाब से अगर बहुभाषी है वातावरण वहाँ का, तो क्या उसको परेशानी के तौर पर शिक्षक को देखना चाहिए। परेशानी तौर पर अगर खुद देखेंगे, अगर शिक्षक और शिक्षिका अगर खुद इस चीज़ से अगर उनका आत्मविश्वास कम हो जाएगा तो खुद कैसे पढ़ाएंगे ना, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन को। तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं होगा हमारा। बी देखिए क्या दे रखा है हमारा, समस्या के रूप में देखना चाहिए। बहुभाषी अगर है तो समस्या, अगर शिक्षक शिक्षिका ही समस्या सोचने लगेंगे तो उसका निवारण कैसे होगा, है कि नहीं। तो उनको सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान देना चाहिए शिक्षक और शिक्षिका होने के नाते कि उसका समाधान कैसे निकालें और सही से ऐसे इतना सटीक समाधान ढूंढें कि क्या कहते हैं, आपको दिक्कत भी ना हो और बच्चे लोगों को और भी क्या हो, रुचिपूर्ण कथन क्या कहते हैं आप, रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा सकें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संसाधन के द्वारा, मतलब ऐसा संसाधन देखना चाहिए कि मेरे को एक तरीके से एक संसाधन मिला है जिससे जिन बच्चों को दूसरी भाषा नहीं आती उनको वो भाषा सीखने का, मतलब जैसे कि देखो कुछ दिन पहले पिछले वाले से प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक दूसरे के साथ जब बच्चे रहते हैं भिन्न बच्चों के साथ तो सबकी बुद्धि लब्धि अलग होती है, तो सब लोग के अंदर एक ना एक ऐसा कौशल होता ही होता है, तो एक दूसरे से सीखें। बहुभाषी कक्षा में देखिए बच्चों को ये अवसर मिलेगा कि अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वहाँ के अगर 50% बच्चे इंग्लिश अच्छा बोलते हैं या इंग्लिश भाषी हैं और आधे बच्चे क्या हैं हमारे हिंदी भाषी हैं, तो क्या हो जाएगा, जो हिंदी भाषी हैं उनको इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा और जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनको हिंदी सीखने का मिलेगा। तो हमारे इसको हमें एक पॉजिटिव वे में लेना है और इसको एक संसाधन के रूप में शिक्षक को या शिक्षिका को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए और इसको अपने दिमाग में उजागर करके आगे बढ़ना चाहिए। बाधा के रूप में देखिए नकारात्मक हो गया, तो देखिए ये समस्या, बाधा, परेशानी सारे के सारे नकारात्मक को दर्शा रहे हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा संसाधन हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए पाँचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। देखिए ये नकारात्मक हो गया, सीधा सीधा बच्चों को आप ये मत करिए कभी भी, आप बच्चे से किसी से अगर वो कमज़ोर भी, अगर आप उसको कह देंगे कि आप कमज़ोर हैं, आप क्या कहते हैं, आप उत्कृष्ट हैं, तरीके से नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी। उसका आत्मविश्वास बच्चे का गिर जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता सूचक है। अगर शिक्षार्थियों द्वारा अगर गलतियाँ की गई तो आप ये नहीं कह सकते हो भाई असफलता है। अगर गलती करेंगे, गलती से आदमी जैसे करके सीखने वाली बात, करके सीखता है बच्चा हो चाहे असली ज़िंदगी में जो भी इंसान हो, जितनी बार वो गलती करेगा उतना ही ज़्यादा उस लाइन में वो परिपक्व होता चला जाएगा। तो ये तरीके से ये कथन भी आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, कथन देखिए क्या दे रखा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जाना चाहिए। चिंतन को समझिए, आप देखिए अगर बच्चा कह रहा है कि ये इस चीज़ से उसको ये दिक्कत है तो उसको समझने की कोशिश करिए, उसको क्यों दिक्कत है, उसके पीछे कारण क्या है। जब आप उसको जानेंगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जैसे अगर बच्चा है, अगर आखिरी बेंच में या कहीं बैठा हुआ है किसी कक्षा में और वो क्या कर रहा है, शोरगुल कर रहा है या वो कोई ना कोई दूसरी चीज़ में बिजी है, तो कम से कम हो सकता है उसका दिमाग कहीं और है। इसका मतलब क्या है कि वो जिस चीज़ के पीछे परेशान है उसमें कहीं उसका दिमाग हट नहीं पा रहा है और वो ज़्यादा चिंता में है। तो हमें चिंतन करने की ज़रूरत है, वो किस वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, उसका ध्यान केंद्रित क्यों नहीं हो रहा है और उसको निवारण करके उसका क्या करना चाहिए, सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, उसका क्या कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए बच्चे को। आगे बढ़ते कठोरता से निपटानी जानी चाहिए, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए आइए जानते हैं, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय या ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। डैश के विचार से देखिए आइए जानते हैं किसने ये विचार किया था। स्किनर ने विचार किया था, पहला ने किया था, युंग ने किया था और पियाजे ने किया था कि बच्चे के, देखिए बच्चे के सक्रिय या ज्ञान निर्माता जब भी आता है बच्चों कहीं पे भी अगर आएगा तो सिद्धांत किसने दिया था, हमारे पियाजे साहब ने दिया था। नन्हे वैज्ञानिक, और नन्हे वैज्ञानिक अक्सर किसने कहा था, पियाजे जी ने कहा था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, जब भी नन्हे वैज्ञानिक कहीं किसी भी क्वेश्चन में आप देखिए आँख बंद करके आप क्या लगा दिया करिए, आँख बंद करके आप इसका उत्तर जीन पियाजे लगा सकते हैं।
ठीक है बच्चों, डी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। बाल केंद्रित शिक्षा या शास्त्र का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा आपको पता ही बच्चों, आजकल बहुत ज़्यादा इसका प्रावधान है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, भाई नैतिकता मतलब जो मतलब आदर्शवाद बनाना, उनको नैतिक शिक्षा देना कहलाता है बाल केंद्रित। नहीं, इसमें देखिए एक तरीके से बाल केंद्रित का ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से आप नैतिक, लेकिन बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है, बच्चों के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, ये आप नहीं कह सकते बच्चों के हिसाब से पूर्ण रूप से। बच्चों के हिसाब केंद्रित का मतलब क्या है कि बच्चे के रुचि के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, भाई ये कहने से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कहना ही नहीं, उसको उन चीज़ के लिए मतलब उनके काम में उनको रुचि आपको करना दिखानी पड़ेगी। जब आप रुचि उनके दिमाग में बैठा दोगे, उनके दिमाग में क्या है रुचिपूर्ण बनाओगे, तो चीज़ें वो लोग अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद देखिए, आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, आगे कथन की तरफ चढ़ते हैं। बच्चों की अभिव्यक्ति, बच्चों की अब तो पूर्ण रूप से ये भी सही नहीं है आपका, अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। देखिए अभिव्यक्ति मतलब वही मैंने आपको कहा अभी, उनकी रुचि, अभिव्यक्ति और उनकी जो साझेदारी है, वो किस हिसाब से उस काम को निपटाना चाहते हैं। जैसे आपने कोई काम दिया बच्चों को और बच्चे क्या चाह रहे हैं, उसको अपने हिसाब से करें, तो उसको उनके हिसाब से भी आप एक बार करने दीजिए, उनको मौका दीजिए, वो किस हिसाब से करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपका तरीका ही सही हो सकता है एक नया तरीका, वो एक नए तरीके से उस नए ढंग से उसी क्वेश्चन को या उसी प्रश्न को हल करके वो बताए आपको। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आइए जानते हैं। डी भी एक बार देख ही लेते हैं, लगभग सी लग रहा है वैसे। बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप पूर्ण रूप से बच्चे को स्वतंत्रता दे देंगे तो वो अपने हिसाब से करेगा, हो सकता है वो पढ़े भी ना। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, आपका उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थिति अगर आ गई तो संसाधित करने में शिक्षक कैसी सहायता कर सकता है, ये जानते हैं। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है, पुरस्कार देना अच्छी बात है, बच्चों को जब भी काम करें उनको पुरस्कार देना चाहिए, लेकिन हमें ये आदत में नहीं डालना चाहिए पूरी तरीके से। और कभी कभी आप पुरस्कार दे रहे हैं तो उनका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से सही नहीं है आपका, 60 से 70% सही कह सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। देखिए अगर आप सहायता ही नहीं देंगे शुरुआत में, अगर दिशा निर्देश नहीं देंगे, तो कोई भी बच्चा या कोई बड़ा या बूढ़ा, कोई भी है, बड़ा है छोटा है, कोई भी वयस्क है, तो वो पूर्ण रूप से अपने काम को में क्या कर सकता है, अपने काम को पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर सकता है। तो ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है आपका कथन। उस पर एक भाषण देकर देखिए एक तरीके से थोपना हो गया ना, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते हो कि भाषण देकर के ही बच्चों को सही किया जा सकता है। आप खुद देख लीजिए, आपको अगर कोई भाषण देकर अगर एक ही चीज़ पे बार बार बता रहा है तो आपको ये बोरियत होने लगी, तो बच्चे होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्य के छोटे हिस्सों में बांटना और बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ये देखिए आपका सटीक आंसर है, उत्तर है। देखिए क्या है, कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटिए। जैसे आपको कोई भी काम बड़ा लग रहा है कि हो सकता है इसमें 1 हफ्ता लग जाए, 1 महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, उसको छोटे छोटे आप प्लानिंग में छोटी छोटी चीज़ों में बांटिए कि आपका काम निर्धारित समय पे इतना करके स्केड्यूल वाइज, मतलब इतना मैंने 1 हफ्ते में मुझे ये काम करना है, अगले हफ्ते में मैं ये पढ़ डालूंगा, ये अगले या डेली वाइज टाइम टेबल बना रहे हो आप, 1 घंटे मुझे ये कवर करना है, आधा घंटे में ये कवर करना है, 15 मिनट में ये कवर करना है। इसके साथ जब आप टाइम टेबल बनाएंगे या समय सारणी का टाइम बनाएंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका क्या कहते हैं जटिल परिस्थिति, चाहे जैसी परिस्थिति हो, उसको आप आसानी से उसका निवारण कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को किसी रूप में विज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है। वही उनसे अपेक्षा करना, ये तो वैसे गलत बात है कि आप अपेक्षा नहीं कर सकते हो कि जिस एकदम से पूर्ण रूप से आपने जिस रूप से आपने ग्रहण किया है उसी रूप में वो कहें। और आइए जानते हैं, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरलता आ जाती है। अच्छा तो है, शिक्षक को आकलन करने में सरलता होती है, जिस हिसाब से आपने आंसर लिखा है उसी हिसाब से एकदम उसी लाइन टू लाइन ऐसे ही लिखा हुआ हो, आपको उसी हिसाब से उत्तर मिले तो आपको चेक करने में, कॉपी चेक करने में आसानी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए आपने जो बताया वही
वही उतना उसने ज्ञान ग्रहण किया, वही उतना उसने वहाँ पे लिखा। आप उसको अवसर प्रदान करिए, क्या करिए, एक तरीके से अवसर करके सीखने वाला अवसर प्रदान करिए। आई जानते हो सकता है किसी न किसी कथन में ये चीज़ दे रखी हो। तो ये उत्तर आपको पूर्ण रूप से सही नहीं होगा, 50% आप कह सकते हो, लेकिन आप ये शिक्षक के लिए तो ठीक है, शिक्षिका के लिए सही है, लेकिन शिक्षार्थी के लिए सही नहीं है, और जो कि प्रश्न जो है शिक्षार्थियों के बारे में है। यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है। प्रभावी है आप कह सकते हो, प्रभावी मतलब वही चीज़ है जो बताया है वही पढ़ा दिया, जो उसने किया मतलब शिक्षा ने पढ़ा दिया वही चीज़ उसने सीख लिया। प्रभावी पूर्ण रूप से आप नहीं कर सकते हो, हाँ ये है कि उसने अनुकरण कर लिया, ठीक है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों कि त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। देखिए कुछ हद तक ये समस्यात्मक आपका है, क्योंकि देखिए बच्चों बात यह है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो कि तो पुनः प्रस्तुत करते हैं। देखिए मतलब वो अपने अंदर नई चीज़ें नहीं उजागर कर रहे हैं, जो उनके अंदर छिपा हुआ जो टैलेंट है, छिपा हुआ जो ज्ञान है उसको प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो ये उत्तर आपका लगभग सही लग रहा है। आइए जानते हैं। अच्छा है क्योंकि वो जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। देखिए बात ऐसी है, ये एक तरीके से ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। जो आपने छापा, जो भी प्रिंट किया उन्होंने उसमें प्रिंट कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया, वही उसने रट के सुना दिया। तो पूर्ण रूप से उनका दिमाग जो होगा वो उनको करके सीखने का और उनको अंदर जो छिपा हुआ ज्ञान है, छिपा हुआ टैलेंट है, उसको उजागर करने का मौका देना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है और समान रहता है। समूह में अगर किसी समस्या पर क्या कहते हैं, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया है आपने, तो बेहतर होगा, स्थिर होता रहेगा, अवनत होता है या समान रहता है। भाई कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे कहते हैं आप, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही। क्योंकि देखिए कहने का मतलब देखिए, हाँ वही उत्तर दे रखा है। देखिए कहने मतलब ये देखिए बेहतर होगा, क्योंकि देखिए शिक्षार्थियों के साथ जब वाद विवाद करते हैं तो आपके जो ज्ञान है ज्ञान का आदान प्रदान होता है, और जिससे क्या कहते हैं स्थिर रहना। देखिए दूसरा ऑप्शन कथन दे रखा है, तो पूर्ण रूप से यही सही है, उत्तर है आपका ए। और देख लेते हैं और भी कथन। स्थिर रहता है मतलब अगर आप वाद विवाद कर रहे हैं तो स्थिर कैसे रहेगा? देखिए सामने वाला जो कह रहा है आप उसकी बारे में उसकी बातें सुन रहे हैं, आप अपनी बात को आगे प्रकट कर रहे हैं। 3-4 लोग और होंगे जो वाद विवाद प्रतियोगिता में हैं, वो लोग अपना जो ध्येय है, जो अपने अपने उनका जो ज्ञान है वो उसको प्रकट करेंगे। तो इससे अलग अलग जो ज्ञान आपके सामने बट रहा है, तो इससे क्या होगा, आपके ज्ञान में क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वृद्धि होगी ज़रूर। अवनत होता है मतलब ये तो नकारात्मक हो गया पूरी तरह से, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, क्षीण हो जाता है आपका ज्ञान, ऐसा नहीं है। और चौथा है आपका क्या, समान रहता है, जो ज्ञान आपके पास है वही रहता है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। कोई भी कार्य में अगर आप कर रहे हैं समूह में तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, जो कि है आपका बेहतर होता है। तो बच्चों थैंक यू आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसलिए सब्सक्राइब करिए, मैं चाहता हूँ कि जो ज्ञान मैं देना चाह रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। और धीरे धीरे एक तरफ से मैं अभी प्रैक्टिस सेट सारे के सारे कोशिश कर रहा हूँ, बाल विकास एक तरफ से लेके चल रहा हूँ, कोशिश करूँगा इसके बाद टाइम निकाल के धीरे धीरे मैं आपको बाल विकास के साथ साथ इंग्लिश और क्या कहते हैं अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उसको भी मैं चलाऊँ, और जल्दी जल्दी आपके जो प्रिपरेशन है और अच्छे से करा करके, और कोशिश का उम्मीद है मेरी कम से कम 150 में से आप कम से कम 130 वगैरह 120 वगैरह आप स्कोर करिए, और क्या कहते हैं सुपर टेट की ओर बढ़िए, और कोशिश करिए। हो सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सुपर टेट में भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं मेरे ख्याल से ओवरऑल 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, और 5 सब्जेक्ट्स के अलावा जो भी है आपके थोड़ा बहुत क्या कहते हैं सामाजिक अध्ययन वगैरह हो गया, आपका क्या कहते हैं आपका थोड़ा बहुत बायोलॉजी हो गई, थोड़ी बहुत क्या कहते हैं आपका रसायन हो गया, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, तो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। थोड़ा सा मुझे और टाइम दीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और शुक्रिया, थैंक यू।